जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं असद अली तूर। असद बहुत सीनियर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैं, अब अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से ख़ास तौर पर अब इनका काफ़ी नाम है। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा केस और दीगर अहम केसेस की कवरेज की इन्होंने रिपोर्ट्स लिखी भी हैं, उनके हवाले से वीलॉग भी किए हैं, जो यकीनन आप देखते होंगे, आप एडमायर करते होंगे। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट में नया सिलसिला शुरू हुआ है, जो खास तौर पर जजेस की सीनियरिटी के हवाले से जो कंट्रोवर्सी उठी है, बेंच बनाने के हवाले से जो बातचीत है और जो एक कन्वेंशन मुनक्किद किया है वकीलों ने, जिसमें खासे सख्त तकरीरें की गई हैं, नारेबाजी की गई है। मैंने सोचा कि उस पर इनसे बात की जाए कि ये क्या सिलसिला चल रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और आगे क्या होने वाला है। असद, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। थैंक यू वैस भाई, आप तो हमारे सीनियर हैं और मुझे अनफॉर्चुनेटली आपके अंडर काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे जितने भी दोस्तों ने आपके साथ काम किया है आपके अंडर, वो आपको बहुत हाई रेट करते हैं। तो इसलिए मैं तो उनके मुंह से सुन के आपको बहुत एडमायर करता हूँ। तो मेरे लिए ऑनर है कि आपने मुझे आज मौका दिया है। उनकी बड़ी मेहरबानी। और लाइकवाइज ये बताएं कि ये जो सिलसिला अब चल रहा है, आप वाकिफ हैं, आपने कन्वेंशन को कवर किया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस कन्वेंशन की जरूरत क्यों पेश आई, इसका एजेंडा क्या था और इस हवाले से वकला ने क्या लाया अमल बनाया। देखिए, ये जो वो एक हमारे यहाँ बड़ा मशहूर एक अब वो जुमला बन गया कि हादसा एकदम नहीं होता। तो ये पिछले कुछ अरसे से बेंच और बार में एक कशीदगी शुरू हो गई थी और ये मामला शुरू हुआ था जस्टिस कादी फाइसा के खिलाफ रेफरेंस दायर होने से। तो उसके बाद क्योंकि जो वकला बरादरी थी उसमें ये बहुत ज्यादा ये पाया जाता था कि ये रेफरेंस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया है जुडिशरी को अंडरमाइन करने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने के लिए। तो वो इसको बहुत रेजिस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान की तमाम बड़ी बार काउंसिल उस रेफरेंस के खिलाफ फ्री बनी जब वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। तो उसके बाद भी फिर जिस तरह से पहले 7 रुकनी बेंच का फैसला आया और फिर वो मामला एफबीआर को भेजा गया, उसमें जिस अंदाज में की ट्रीटमेंट हुई मिसेस रीना ईसा की, उसके बाद जस्टिस कादी फाइज ईसा के साथ सुप्रीम कोर्ट में जो एक बजाहिर एक सलूक शुरू हुआ कि उनको बेंचेस में ना बिठाया जाने लगा। एक बेंच में बिठाया तो बजाय वजीर आजम के फंडिंग केस के ऊपर फैसला था, उन्होंने अपने जज के खिलाफ फैसला दे दिया कि आप केसेस ना सुना करें। तो वो उससे वकला में मजीद ये तासुर मजबूत होने लग गया कि जस्टिस कादी फाइसा को कॉर्नर किया जा रहा है, तो हमें इस मौजूदा जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट है इस पर दबाव बढ़ाना होगा कि इन पर दबाव बढ़ाकर इनको अगर कहीं से प्रेशर इन पर है, इन्फ्लुएंस है, तो उस इन्फ्लुएंस से इनको निकाला जाए। तो इस तासुर को तहत वकला का दबाव बढ़ता गया। सो मोटो इख्तियारात पर बहुत बातचीत होनी शुरू होगी कि चीफ जस्टिस कैसे लेते हैं, बेंचेस कैसे बनाते हैं, कुछ मखसूस जजों को यार बेंच में क्यों अपने साथ बिठाते हैं और हाई प्रोफाइल केसेस कुछ मखसूस जजेस के आगे ही क्यों जाते हैं। तो ये एक बातचीत चल पड़ी थी और इसी बातचीत के दौरान ही जबकि वकला में ये तासुर बहुत मजबूत पाया जा रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा खबर गर्म थी कि जो फरोग नसीम साहब हैं, जब ये रेफरेंस के खिलाफ जो 7 रुकनी बेंच का फैसला था उसको मेजॉरिटी ने रिव्यू में उड़ा दिया। तो उसके बाद फिर ये बातें चल निकली कि शायद अब इन जजेस का कुछ के रिटायर होने का वेट किया जाएगा, फिर उनकी जगह जो जजेस आएंगे तो फिर मेजॉरिटी चेंज की जाएगी। और फिर उन अफवाहों को मजीद तकवीयत मिली जब एक क्यूरेटिव रिव्यू लेके फरोग नसीम साहब सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और वो क्यूरेटिव रिव्यू आज तक हल्की आंच पे रख दिया गया है। उसका फैसला नहीं किया जा रहा, अदरवाइज उस पर एतराजात थे रजिस्ट्रार के। इन चैम्बर हियरिंग की अपील हुई, वो अभी तक मुकर्रर ही नहीं हो रही। वो बड़ा सादा सा मामला है, किसी इन चैम्बर हियरिंग में मुकर्रर करें, वो डिसाइड कर दें कि हाँ क्यूरेटिव रिव्यू सुना जा सकता है या नहीं सुना जा सकता। देखें, वो तो इस हुकूमत में एक बड़ा पैटर्न है ना कि मुकदमा पहले दर्ज होता है, गिरफ्तारी पहले होती है और सबूत बाद में ढूंढे जाते हैं। तो मुमकिन है कुछ ऐसा सिलसिला हो रहा हो, लेकिन मैं ये पूछे बगैर नहीं रह सकता कि काजी फाइज ईसा का केस आपने बड़ी गहराई में उसको कवर किया है, मुसलसल आप उसके साथ जुड़े रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जो मेलाफाइडी शुरू में थी भी उस ओरिजिनल रेफरेंस के पीछे,
लेकिन उस केस को फाइट करने में कुछ लैप्सेस जो हैं वो काजी फायज ईसा की तरफ से भी हुए हैं, कुछ ऐसा अवामी अंदाज अपनाया गया है जो शायद एक जज को नहीं अपनाना चाहिए था। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो जस्टिस काजी फायज ईसा का जो खुद से केस लड़ने का फैसला था और फिर जिस अंदाज में उन्होंने फोर्सफुली अपना केस लड़ा, बड़े उनके बोल्ड आर्गुमेंट्स थे और बहुत ही, अगर मैं कहूं कि उन्होंने केस लड़ा, तो ये बड़ा ही माइल्ड वर्ड होगा जा रहा खेली। जो हमारे जराए बताते थे, जो हमारा तासुब था कि जस्टिस काजी फायज ईसा ये तय कर बैठे थे कि मुझे इधर से इंसाफ नहीं मिलना, तो उनकी फैमिली की तरफ से भी उन पे प्रेशर था कि आप हमें इस सब जिसमें हम उतर गए हैं इससे बाहर निकालें, इस अजियत से निकालें। तो वो एक फाइटर के तौर पे लड़ते हुए बाहर निकलना चाहते थे। तो उस स्ट्रेटजी के तहत वो उतरे और उन्होंने वो फिर उसी स्ट्रेटजी के तहत जो दलाइल दिए, उसमें फिर जाहिर बात है फिर उन्होंने बड़े सख्त दलाइल दिए, सख्त जुबान इस्तेमाल की गवर्नमेंट के मुख्तलिफ फंक्शनरीज के बारे में। तो उस पर जाहिर बात है एक बहुत से हलकों की आईब्रोज खड़ी हुई, वकला में भी इसके ऊपर बहस हुई, हम सहाफियों में बहुत बहस हुई कि जस्टिस काजी फायज ईसा बहुत जज्बाती इंसान है और जस्टिस काजी फायज ईसा की अगर कोई कमजोरी, अब अगर मैं समझता हूँ कि कोई है तो वो उनका जज्बातीपन है कि वो बहुत जल्दी इमोशनल होते हैं और उन्हीं इमोशंस के जेरे असर फिर उन्होंने जिस किस्म के दलाइल दिए, गो के उनके आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे थे, उनकी जो लीगल पोजीशन थी बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन जब वो जज्बाती होके हुकूमत को निशाने पर लेते थे तो वहां पर फिर वो आपको ऐसा लगता था कि जज्बात में अपनी पटड़ी से उतर गए हैं। तो हुआ सब कुछ, तो ये लैप्सेस जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में शायद आप इन्हीं लैप्सेस की बात कर रहे थे, तो ये हैं, मौजूद हैं। बिल्कुल सही। और मुझे यकीन है कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, इसकी बाज़गश्त हमें सुनने को मिलती रहेगी, तो इस पे आइंदा आपसे बात करते रहेंगे। मैं वापस कन्वेंशन पे आता हूँ। देखें, कल मैं जो विजुअल्स देख रहा था इस कन्वेंशन के, मुझे बिल्कुल जो नारेबाजी और जिस किस्म के जज्बात थे, मुझे इब्तदाई दौर याद आ गया जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई थी 2007 में, और वकीलों ने बिल्कुल इसी बुनियाद पर कि एस्टैब्लिशमेंट जुडिशरी पर दबाव नहीं डाल सकती, अपना पूरा वजन जुडिशरी के पीछे और इफ्तिखार चौधरी के पीछे डाल दिया। और उसका जो नतीजा निकला वो हम सब ने देखा। जो वकला उस के फोर फ्रंट में थे उस मुहिम के, हामिद खान या अली अहमद कौर, जो जिन्होंने आज भी तकरीर की, एतजाज एहसन, उन सब ने कहा कि शायद ये हमारी गलती थी और इसका नतीजा सही नहीं निकला। तो क्या आज ये वकला फिर वो गलती दोहराने जा रहे हैं? वैसे भी ये वकला के अंदर भी ये चीज डिस्कस होती है और मुझ जैसे जो इस अदालत के तालिब इल्म है, जो सहाफत के तालिब इल्म है, हमारे अंदर भी ये खौफ पाया जाता है, क्योंकि तब भी हम लोग इसी तरह रिपोर्टिंग कर रहे थे, इसी तरह उन केसेस के अंदर इन डेप्थ इन्वॉल्व थे उस तमाम वकला तहरीक के अंदर। लेकिन मुझे अब भी थोड़ा मामला इसलिए मुख्तलिफ लगता है कि इफ्तिखार चौधरी जो थे वो एक सियासी जज थे जिन्होंने अपनी पूरी लॉबिंग की सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, जजेस अपनी मर्जी के रख के उन्होंने, आप देखें जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के दौर में कोई डिसेंटिंग नोट नहीं आता था, बेंच के यूनानिमस फैसले आते थे, ठक करके वो जाता था। अब वो माहौल नहीं है। जस्टिस काजी फायज का मैं ऑलरेडी जज्बाती है कि वो सबको साथ लेके नहीं जा सकते, तो वो लॉबिंग नहीं कर सकते। फिर बात यह है कि अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है इसमें बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत मुख्तलिफुल ख्याल जजेस हैं। आप अमूमन जाएं कि मुख्तलिफ आपको जो बेंचेस के फैसले मिलेंगे, अमूमन आपको एक दो डिसेंटिंग नोट जरूर मिलेंगे, या कहीं पे अगर डिसेंटिंग नोट नहीं आएगा तो एक एडिशनल नोट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जज अपने उस फैसले के अलावा भी अपने व्यूज का इजहार करेगा। तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर
एक एडवेंचरस सुप्रीम कोर्ट का तख्लीक पाना थोड़ा मुश्किल है। और ये जो आज भी आप जिन नारों की बात कर रहे थे, इनकी चिंगारी मैंने आपको बताया कहां से उठी। फिर उसमें पेट्रोल जो डाला गया वो डाला गया जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को सिंध हाई कोर्ट की 5वीं पोजीशन से नामजद किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। सिंध हाई कोर्ट बार ने इससे पहले भी एतराज किया था जब जस्टिस मुनीब अख्तर को नामजद किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और उस वक्त भी ये एतराजात उठे थे कि क्योंकि जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उनके जो पीरो मुर्शिद जो खालिद अनवर साहब थे, नवाज शरीफ साहब के दौर के वजीर कानून, बिल्कुल, जिनके अंडर ये सेक्रेटरी लॉ थे, तो वो खालिद अनवर के दामाद हैं मुनीब अख्तर साहब। तो लोगों ने सवाल उठाए कि अपने एहसानात का कर्ज चुकाने के लिए ये सब कुछ साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कर रहे हैं, और हमें इसमें अब तो सबको पता है साकिब निसार साहब किस किस्म के जज साबित हुए और क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। तो वो उस वक्त पहली दफा ये एतराज उठा था कि जूनियर जज को आप क्यों ऊपर ला रहे हैं, लेकिन खैर साकिब निसार साहब ले आए तब। अब दोबारा जब मोहम्मद अली मजहर साहब को लाने का कहा गया तो फिर वकला तंजीमों ने एतराज किया कि ऊपर वाले 4 जजेस में क्या कमी है। दूसरा उनका एतराज, इसमें आप कानूनी पोजीशन भी वाज़ेह करें कि आइन क्या कहता है, कि क्योंकि मैंने जो पढ़ा है उसमें लिखा है कि सीनियरिटी प्लस कॉम्पिटेंस, तो क्या ऐसा ही है या ये डिस्क्रेशनरी इख्तियार है कि चीफ जस्टिस या जो जुडिशल काउंसिल है वो किसी को भी मुंतखब कर ले? देखें, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन 90 की दिहाई में जो क्राइसिस आया उसमें जो जस्टिस सजाद अली शाह थे, उनका ही एक अपना फैसला यही सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर उनके गले में पड़ गया। उसी फैसले को फिर कैरी करके लाया गया, तो फिर मामला आया जस्टिस फकीर खोकर की एलिवेशन का, तब फिर वो एलिवेशन भी चैलेंज हुई। तो उस वक्त जो फैसला आया तो उसके बाद इतनी एम्बिग्युइटी है कि अब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये आइन पर ही खालिस्तन इन्हिसार करते हुए जज की एलिवेशन का फैसला हो रहा है कि जूनियर या सीनियर क्या होना चाहिए, या इन फैसलों को बुनियाद बनाया जा रहा है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसे कहते हैं कि आप वो इस धुंधले आप कह रहे हैं कि पिक्चर के अंदर वकला का आर्गुमेंट मुख्तलिफ है, सुप्रीम कोर्ट के बाज जजेस का मुख्तलिफ है, बाज का वकला के साथ आर्गुमेंट मिलता है। ठीक है। तो वो फिर उसी वजह से जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का जब एलिवेशन का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वाज़ेह डिवाइड देखी गई कि जुडिशल कमीशन में ये पहली दफा तारीख में हुआ था कि फाइनली जो रेफरी वोट था चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का, वो इस्तेमाल हुआ तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर एलिवेट हो उसके, वरना 4-4 से तब भी टाई पड़ गया था। ठीक। फिर चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अपने ही नॉमिनी के हक में वोट देके उसको ऊपर लाए। तो अब जब जस्टिस आयशा मलिक का मामला आया तो ये बात बहुत डिस्कस की जा रही थी कि इसके पीछे सियासत है जस्टिस आयशा मलिक की नॉमिनेशन के पीछे। वो भी एक जूनियर जज थी 4थे नंबर पर, हालांकि हम सब चाहते हैं कि एक खातून जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन जब ये नॉमिनेशन की गई तो वो उसका तासुर ये था कि इसलिए नॉमिनेट किया गया, वकला में तासुर था कि हमारे अंदर से प्रोग्रेसिव लोगों को खातून जज दिखाकर तोड़ा जाए, हमारे अंदर मौजूद खवातीन वकला को तोड़ा जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। और फिर जो दूसरा फैक्टर था जिसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, मैंने 3 हफ्ते पहले इसकी किया भी था व्लॉग, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का किरदार था। क्योंकि पिछले दफा जो मेजॉरिटी मिली थी जो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को, जो कि गो के उनका रेफरी वोट था, लेकिन उस रेफरी वोट के अलावा भी उनका जो एक वाइटल वोट था वो जस्टिस मुशीर आलम थे। अब जस्टिस मुशीर आलम रिटायर हुए तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद एक नए मेंबर बने जुडिशल कमीशन के। तो जो हमारी उनके बारे में रीडिंग थी उससे हमें ये
नहीं लगता था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जस्टिस मुशीर आलम की तरह चीफ जस्टिस का साथ देंगे। ठीक है। तो वही हुआ, जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने इस एलिवेशन के अगेंस्ट वोट दिया और उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तो ये जो वुकला है और ये जो कुछ जज साहिबान है, जिसमें जस्टिस मकबूल बाकिर हैं, जस्टिस कादी फाइज ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद है, जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान है, पाकिस्तान बार कौंसिल है, ये कहते हैं कि अगर जूनियर जज भी लाना है तो उसका कोई क्राइटेरिया बनाया जाए। ठीक है। कि उस क्राइटेरिया पे अगर वो पूरा उतरता होगा तो फिर उसको इधर नॉमिनेट किया जाएगा और फिर यहाँ पर उसको डिस्कस करके मंजूरी दी जाएगी उसके नाम की। ठीक। अभी इन लोगों का ये कहना है कि अभी पिक एंड चूज किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस को पसंद हो वो उसको नॉमिनेट कर देंगे। और एक ऐसे माहौल में जब ये बहुत ज्यादा तासुर पाया जा रहा हो कि जस्टिस कादी फाइज ईसा के खिलाफ जो क्यूरेटिव रिव्यू है उसके लिए उसको किसी ना किसी स्टेज पर सुनने के लिए एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर मौजूदा कुछ जजेस में से रिटायर हो चुके होंगे, उनकी जगह पर जजेस आएंगे, उनको उस बेंच में लाकर तो जो अभी ये रिव्यू में जस्टिस कादी फाइजा के हक में फैसला चला गया है उसको दोबारा से घुमाया जाएगा। तो वो एक वुकला के अंदर जो आप कह लें कि इनसिक्योरिटी है शायद, वो उस वजह से फिर इस सीनियरिटी के प्रिंसिपल को और फोर्सफुली वो आर्ग्यू कर रहे हैं और उस पर डट के खड़े हो गए हैं ये पिक एंड चूज नहीं हम होने देंगे, क्योंकि पिक एंड चूज ये खदशा है कि फिर इसी किस्म के जजेस लाए जा सकते हैं। बुनियादी मसला जो है वो एम्बिग्विटी का है जिसका फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और किसी हद तक आपने उस सवाल की तरफ इशारा कर दिया जो मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता था कि बज़ाहिर तो ये सिर्फ जुडिशल कमीशन का फैसला होना चाहिए, लेकिन जब फरोग नसीम साहब ये बयान देते हैं कि जी अगर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में आने से इनकार किया तो वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकेंगे, तो उससे ये अंदाजा होता है कि हुकूमत भी इस सारे खेल में कहीं ना कहीं शामिल है। तो आपका अंदाजा या आपकी मालूमात क्या है कि इस वक्त जो जूनियर जजेस हैं वो क्यों ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं और सीनियर जजेस मसलन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन के मेंबर बनने के अहल तो हैं लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में आने के अहल नहीं है, ये पिक एंड चूज क्यों हो रहा है? देखिए, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। इसमें पाकिस्तान की तारीख देखनी होगी। आपने जब भी जूनियर जज को एलिवेट किया है, ओब्लाइज किया है, उसने खुद को ओब्लाइज फील किया है और फिर उसने जिन्होंने उसको एलिवेट किया या करवाया उसने उनको ओब्लाइज भी किया। आप जस्टिस मुनीर शेख को देख रहे, वो जस्टिस मुनीर को देख लें, उन्होंने क्या किया। बिल्कुल, वो है पाकिस्तान की तारीख का। वो भी इसी तरह पिक एंड चूज में आए थे, सीनियर जज नहीं थे। आप देख लें जुल्फिकार अली भुट्टो के ट्रायल के दौरान क्या होता रहा। रिटायर होने का वेट किया जाता रहा कि फलां जज रिटायर हो ले तो फिर ये जब ऊपर आ जाएगा ये हमारी मर्जी का है, तो क्या हुआ। फिर आप देखिए जस्टिस फकीर खोखर, वो भी जूनियर जज थे, एलिवेट करके लाए गए। इसी तरह आपको मैंने बताया कि उस तब भी ये हलचल हुई थी। उन्होंने पीसीओ ओथ भी लिया और कहते हैं कि जस्टिस फकीर खोखर से ज्यादा क्लेवर जज शायद ही पाकिस्तान की तारीख में आया और उनसे ज्यादा मेमोरी वाला जज भी शायद ही कोई आया। फिर इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग मेमोरी थी कि उसको सब एक एक फिंगर टिप्स होते थे उनके, बट अगेन ही वाज द डेविल। तो जब ये जूनियर जज लाए जाते हैं तो फिर ये खर्चा होता है कि वो खुद को जो लाने वाले हैं या फिर जो अगर कोई कोशिश कर रहा है कि जूनियर जजेस ऊपर पहुंचे कहीं और से, तो फिर ये खर्चा है कि वो जजेस उस वजह से ओब्लाइज क्योंकि फील करेंगे तो शायद वो इंडिपेंडेंट से ना चल सके। क्योंकि जो सीनियरिटी के प्रिंसिपल पे आएगा उसमें आपने उसको कहां पे ओब्लाइज किया, उसने तो आना ही आना था, वो शायद फिर ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंड से करे। लेकिन जो अगर एक जूनियर जज को लाएंगे तो फिर जिस तरह आपने अभी सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की मिसाल दी, आप देखिए ना कि क्या ये एक सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की हद तक नहीं थी कि उनका जूनियर 5वें नंबर से जज आप
परमानेंट ला रहे हैं, जो कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर काबिल जज होंगे, उनकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है। हालांकि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को सबसे पहले ईसीएल से निकालने का फैसला उन्हीं का था और उनको जमानत देने का भी, लेकिन बहरहाल तो हम ये समझते हैं कि इंटेग्रिटी वाले जज होंगे। तो लेकिन आप देखिए उनके 5वें नंबर से तो जज ले आए, लेकिन जो खुद चीफ जस्टिस थे उनको ना लाया गया, हालांकि उनकी इंटेग्रिटी पे तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और उनको कहा गया कि आप एडहॉक जज आ रहे। इससे पहले जस्टिस वकार सेठ 3 दफा मोस्ट सीनियर जज होने के बावजूद ना एलिवेट किए गए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में चैलेंज किया कि मुझे एलिवेट क्यों नहीं किया जा रहा। उन्होंने केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, 2 फोरम्स पे उन्होंने अपना चैलेंज किया कि मुझे क्यों नहीं एलिवेट किया जाता, और वो उसी इंतजार में बेचारे कोरोना से इंतकाल कर गए। हालांकि एक इंतहाई काबिल जज थे, वो दलेर जज थे, जैसे जजेस की पाकिस्तान को जरूरत है, लेकिन शायद मुशर्रफ को फांसी का सलाह दी हुई थी तो वो तो एलिवेट ना हो सके। हाँ, मुशर्रफ को फांसी देने वाली कोर्ट को कालेदम करार देने वाले जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी एलिवेट हुए हैं, वो आए हैं, बड़े मोजिज जज हैं हमारे वो। तो ये वो चीजें हैं जिस पर वकला में एक रिजेंटमेंट है कि ये पिक एंड चूज की बुनियाद क्या है। तो वो पिक चूज में उनको लगता है कि मामलात फेयर नहीं है। इसी तरह बेंचेस के जो जिस तरह से बेंचेस बनाए जा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के केसेस, सब केसेस कुछ मखसूस जजेस के आगे ही जा रहे हैं, जबकि जो कुछ मखसूस जजेस जो कि बड़े नोन हैं, मैं नाम ले देता हूं, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, उनके आगे मकान के किरायों के केसेस जाते हैं, रजिस्ट्रियों के केसेस जाते हैं, जमीनों के इंतकाल के केसेस जाते हैं, और कत्ल का कोई केस चला जाता है, कुछ जमानत का केस चला जाता है, ये केसेस नहीं जाते। तो इस पर भी फिर वकला कहते हैं कि ये भी अगेन पिक एंड चूज है कि चीफ जस्टिस अपने जो बेंच बनाने और केसेस असाइन करने का इख्तियार है उसको किस अंदाज में वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर भी वकला में रिजेंटमेंट है। तो ये वो तमाम माहौल है जिसमें आज का भी कन्वेंशन हुआ, पिछले दिनों कराची में भी कन्वेंशन हुआ था जिसमें वकला ने इंतहाई सख्त तकरीरें की। आज तो एक जो वकील थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पंजाब बार काउंसिल के थे शायद, उन्होंने तो तकरीर करते हुए कह दिया कि मुझे चीफ जस्टिस की कुर्सी पर परवेज मुशर्रफ बैठा हुआ नजर आता है, और उन्होंने हमारे मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से इस्तीफा तक मांग लिया। उसके अलावा वकला ने इसे इलेक्टेड सुप्रीम कोर्ट कहा, इसे कहा ये जर्नल और जजेस का गट्स जोड़ वाली कोर्ट बन गया है। तो इस तरह की इंतहाई सख्त जुबान इस्तेमाल की गई। ये तो और आज सॉरी एक लास्ट जुमला, और ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख में आज एक और भी अनोखा वाकया हुआ कि पहली दफा इवन के उस वकला तहरीक में भी जो इफ्तिखार चौधरी वाली थी, सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं हो सकी थी कि कोर्ट नंबर 1 में कोई हेयरिंग ना हो सकी हो। आज कोई हेयरिंग ना हो सकी, एक वकील अंदर नहीं जा सका। ये बड़ा अफसोसनाक है, और आपके गुफ्तगू से मुझे अंदाजा यही हो रहा है कि इसको भी जुडिशरी को भी ब्यूरोक्रेसी की तरह एक ऐसा विंग बनाने की कोशिश की जा रही है जो इजीली मैनूवरेबल हो और उसकी नाक पकड़ के मोम की जिधर चाहे मोड़ दी जाए। ऐसा जो कोशिशें हैं वो हालिया तारीख में तो मुमकिन नहीं हो सकी। अब देखते हैं कि क्या सिनेरियो आगे डेवलप होता है। इस वादे के साथ कि आप आइंदा भी आते रहेंगे, आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। जो लोग इसको देख रहे हैं वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। असद, आपके वक्त का और जो लोग देख रहे हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।